हाँ जी बेटा, तो लास्ट में हम बात कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी की, और ये हमारा फॉर्मूला बना था टर्मिनल वेलोसिटी का। तो कुछ पैरामीटर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी है ना टर्मिनल वेलोसिटी की, वो रेडियस ऑफ द बॉडी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे कोई पानी की मोटी बूंद है वो तो फास्टली नीचे आ जाती है, कोई लेस रेडियस की बूंद है तो उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। वेलोसिटी डिपेंडेंट है, रेडियस डिपेंडेंट है। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है ना। और ये इस डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा माइनस रो। यहाँ पर सिग्मा जो है वो थी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा जो थी वो क्या थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड थी, और रो जो था वो क्या था आपका, डेंसिटी ऑफ स्पीयर, उस स्पीयर की डेंसिटी थी। तो अगर ऐसा होता कि सिग्मा माइनस रो जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता, तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में, उस लिक्विड में नीचे की तरफ आ रहा होता, ठीक है ना। और सिग्मा इज इक्वल टू रो हो जाता, ठीक है ना। तो फिर वो ऑब्जेक्ट उसमें जो है सरफेस पे रहता, ठीक है ना, तो ऊपर जाता ना ही नीचे आता, ठीक है ना। द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड टू द फ्लूइड, सस्पेंड रहती, वो सस्पेंडेड एक जगह पे रहती, ठीक है ना। और अगर सिग्मा जो है वो लेस देन या सिग्मा माइनस रो जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता, ऊपर की तरफ। जैसे जो पानी के अंदर छोटे से बुलबुले बन जाते हैं ना, जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं, उसका रीज़न ये है, सिग्मा माइनस रो इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे क्या है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। अब जो नेक्स्ट है ना वो हमने फ्लो के बारे में बात करना है, लिक्विड के फ्लो के बारे में, ठीक है ना। फ्लो ऑफ लिक्विड, ये लो जी, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो तीन तरह के फ्लो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो, और एक होगा आपका लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो मैं पहले सिंपल आपको समझा देता हूँ कि है क्या। मान लो किसी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। कोई ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है, कोई भी ट्यूब है, कैपिलरी तो सब करती है, ठीक है ना। इस तरह से कोई पाइप मान लो आप, बहुत बड़ा ये पाइप है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लो ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पर मान लो लिक्विड की डायरेक्शन ये वाली है और वेलोसिटी v1 है। तो बी पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी v2 है और डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। सी पॉइंट पर वेलोसिटी v3 है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अब पीछे से जो और जो लिक्विड आ रहा होगा, अगर वो ए पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी, डायरेक्शन यही होगा। वही पार्टिकल जब बी पॉइंट पर जाएगा तो वेलोसिटी उसकी v2 हो जाएगी, डायरेक्शन यही रहेगी। अगर सी पॉइंट पर चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड फ्लो के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वहाँ पर वो एक उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, कांस्टेंट मतलब एक वेलोसिटी फिक्स है भाई। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है तो v1 ही रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है तो v2 ही रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी v3 है तो v3 ही रहेगी। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट जो है, वो मॉलिक्यूल जो है अपनी वेलोसिटी सेम रखेगा। अगर ऐसा ना होता, मान लो ये कर्व शेप में होता भाई, लिक्विड आपका इस तरह से एक कर्व शेप की ट्यूब है, उसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये इस तरह से कोई ट्यूब है, इसमें से वो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है और ये डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन रहेगी। पीछे से जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाएं, जितने भी पार्टिकल्स आ जाएं, इस पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी v1 ही रहने वाली है और डायरेक्शन यही। यहाँ पर डायरेक्शन आपकी ये रहेगी और वेलोसिटी v2 हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स लिक्विड के फ्लो करेंगे वो एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उस फ्लो को बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन। क्या बोला जाएगा इसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो एक नॉर्मल वेलोसिटी से चलते हैं। एक नॉर्मल वेलोसिटी बोलने का मेरा मतलब ये है कि एक मैं वेलोसिटी का अभी नाम रख रहा हूँ, अभी समझ लो इसको, क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी, नाम से पता लग रहा है थोड़ा क्रिटिकल केस हो जाता है, मतलब वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो जाएगी कि ये आपका फ्लो चल रहा था लिक्विड का और यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आ गई, जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल इस तरह से रैंडमली मूव करने लग गया। कोई डायरेक्शन है, किसी कोई डायरेक्शन है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस तरह से हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे आप कह सकते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा था पर कोई ऑब्स्टेकल आ गई सामने से और उस ऑब्स्टेकल की वजह से रैंडमली पार्टिकल मूव करने लग गए। तो वहाँ जहाँ रैंडमनेस आ जाती है उसको थोड़ा सा क्रिटिकल केस ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो एक ऐसा फ्लो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन, और जहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, लैमिनार। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जिस पर आने के बाद ऑब्जेक्ट जो लिक्विड है जो हमारा फ्लो कर रहा है वो रैंडमली फ्लो करने लग जाए। रैंडमली का मतलब क्या है, वहाँ पर कोई प्री डिफाइंड पाथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो प्री डिफाइंड पाथ है ना, तो इस पॉइंट पर तो लिक्विड, इस पॉइंट पर अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल आएगा तो v1 वेलोसिटी से ही जाएगा और इस डायरेक्शन में ही जाएगा। वहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर रेंडमनेस आ जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। तो ये तो था स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अगर लेमिनार की बात करें तो लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो में जो लिक्विड है आपका, ठीक है ना, वो ऐसे मूव करता है जैसे लिक्विड की लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो। लिक्विड की लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हो, स्लाइड्स कर रही हो, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है ना। और लेमिनार फ्लो भी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे ही होता है, इसकी वेलोसिटी भी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। वीसी का मतलब लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो नॉर्मली अगर आपका ये फ्लो चल रहा है तो ये तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है ये ऐसे कुछ इस तरह का फ्लो होगा, कुछ इस तरह का फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि एक लेयर ये थोड़ा शेप बन गई ना, कर्व शेप बन गई ना फ्लो की, ठीक है ना। मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये कर्व शेप बन गई, यानी क्या होगा, एक लेयर जो है दूसरी लेयर से स्टिक है, दूसरी तीसरी से स्टिक है, तीसरी चौथी से आपस में एक दूसरे स्टिक होती हैं और ये दोनों उस ट्यूब के एंड से स्टिक थी। तो इस वजह से ये इस तरह से एक स्फेरिकल शेप में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ऐसे मूव जैसे हनी होता है शहद, एक लेयर दूसरी से स्टिक होती है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, इस तरह से वो मूव करती हैं, ठीक है। और ये एक स्फेरिकल बॉल बनाती है, ठीक है। इसमें भी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लिक्विड का फ्लो जहाँ पर अगर हर एक पार्टिकल पहले हर एक आने वाला पार्टिकल आगे गए हुए पार्टिकल का पाथ फॉलो करता है तो वो स्ट्रीमलाइन है, नहीं करता है, रैंडमनेस आ जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक लेयर दूसरे के ऊपर चलती है इस तरह से, तो ये कैसा हो जाएगा, लेमिना। लेमिना मतलब एक लेमिना दूसरे के ऊपर रखा है, दूसरा तीसरे के ऊपर रखा है, इस तरह का फ्लो है। तो ये 3 फ्लो थे हमारे। इसके बाद मैंने आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बोली, अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है के, चलो मैं पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ उसके बाद इसका प्रूव कराएंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है के ईटा रो डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यानी के तो यहाँ पर है आपके पास कांस्टेंट और ईटा क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डी क्या है आपके पास, डायामीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और के जो है यहाँ पर आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको डायमेंशनली प्रूव कर सकते हो, जैसे आपने कोफिशिएंट कंपेयर करके पहले किए हैं, स्टोक्स लॉ और पॉइस लॉ, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया L_t-1, के कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, ईटा का डायमेंशन हो गया ML-1 T-1, डेंसिटी का हो गया ML-3 और डायमीटर का क्या हो गया L, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, M से M कैंसिल, L-1 है,
ये L-3 है और ये L है, तो L-2 बचा, ऊपर से एक और कैंसिल हो गया तो L बचा सिर्फ यहाँ पर और T-1, ठीक है ना बेटा। यहाँ L से कैंसिल होगा तो L की पावर -2, यहाँ -2 और -1 है ऊपर नीचे, तो एक पावर और कैंसिल हो जाएगी तो L की पावर -1 बचेगी नीचे, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी L। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते हो, वो आप करके देख लेना, ठीक है ना। मैं पहले भी 2 मेथड वैसे बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। पर यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है बेटा, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर ऑफ द ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, अगर फ्लो की वेलोसिटी कम है किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो वो फ्लो कैसा होगा आपका, स्ट्रीमलाइन होगा, या आप कह सकते हैं कैसा होगा, लैमिनार होगा, ठीक है ना। और अगर फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फ्लो कैसा हो जाएगा आपका, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और तरीका है हमारे पास फ्लो को डिफाइन करने का, वो होता है हमारा रेनॉल्ड नंबर, ठीक है ना। वो क्या है हमारा, रेनॉल्ड नंबर है, REYNOLD, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर से भी हम फ्लो ऑफ लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है RE, ये तो सिंबल है इसका, ρVD/ईटा, ρVD/ईटा। यहाँ पे रो डेंसिटी है लिक्विड की, V वेलोसिटी है लिक्विड की, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का, और D क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 2000, या 2000 से 3000, या मोर देन 3000, ठीक है ना। हाँ, यूनिट की बात कर लेते हैं, ये यूनिट लेस होता है, चेक कर लो। देखो ये होता है L3, डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम, तो ml-3, ये हो गया LT-1, और ये हो गया L, और नीचे क्या बना, ml-1 T-1। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशन लेस है, तो m से m कैंसिल हुआ, L की पावर -3 है, यहाँ L की पावर -1 है, तो कितना हो गया ये, L की पावर -2 और ये क्या है, +2 कैंसिल हो गया, और T की पावर -1। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है आपका, डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना। और इस रेनॉल्ड नंबर से हमें क्या पता लगता है कि हमारे लिक्विड का फ्लो कैसा है, ठीक है ना। तो अगर तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में लाई करती है, तो हमारा फ्लो कैसा हो सकता है, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और लेमिनार भी हो सकता है। स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और लेमिनार भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हमारा फ्लो 3000 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। और अगर वो 2000 और 3000 के बीच में लाई करता है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, फिर वो उसका फ्लो जो है वो वेरी करता रहेगा। वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं लेमिनार से वो टर्बुलेंट में चेंज हो गया, ये चेंज होता रहेगा लेमिनार से टर्बुलेंट में, या टर्बुलेंट से लेमिनार में। यहाँ पर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने अब क्या क्या बता दिया आपको। एक तो मैंने आपको बताया टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला था V = K/ρD। वेलोसिटी है तो डायमेंशन तो है इसका, LT-1 है, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से तो वो या तो स्ट्रीमलाइन होगा या लेमिनार होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा टर्बुलेंट। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक ऐसी वेलोसिटी है जिसके आगे जिसकी यूज से हम ये बता सकते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है। और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो सीधी सीधी बात है, आने वाला पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जाने वाला पार्टिकल उस पॉइंट पर फॉलो करके गया था। यानी इस पॉइंट पर ये पार्टिकल ए क्रॉस किया, इसने पार्टिकल पी ने क्रॉस किया इस पॉइंट पर ए पर, और इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये डायरेक्शन थी। तो यहाँ पर अगर q पार्टिकल आएगा तो वो भी v1 वेलोसिटी ही फ्लो करेगा। ये है यहाँ पर बात,
ठीक है। और लेमिनार में लेयर्स बनती हैं एक के ऊपर एक, और टर्बुलेंट में रैंडम फ्लो होता है, वहाँ पर किसी पार्टिकल की कोई डायरेक्शन है, किसी पार्टिकल की कोई डायरेक्शन है। तो ये फ्लो के बारे में था। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर मैंने आपको बताया। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस टर्म है जो हमें लिक्विड के फ्लो के बारे में बताती है। फॉर्मूला है इसका रो वी डी बाई ईटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ द पाइप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। डायमेंशन लेस होता है। 0 से 2000 आंसर आएगा तो लेमिनार होगा या स्ट्रीमलाइन होगा। 3000 से बड़ा होगा तो टर्बुलेंट होगा। 2000 से 3000 के बीच में होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, फिर ये चेंज कर सकता है लेमिनार से टर्बुलेंट में या टर्बुलेंट से लेमिनार में। ठीक है, ये हमारा फ्लो के बारे में हो गया। उसके बाद एक चीज़ और करा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। सीधी सी बात है बेटा, आपने ये तो किया है सबने। क्या करते हो आप भाई, घर के बाहर पानी का छिड़काव करना है तो पाइप लगाया और आगे से पाइप को थोड़ा दबा देते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसमें क्या होगा कि किसी ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, जितना लिक्विड एंटर हुआ है उतना ही एग्जिट करेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर इन अ ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एग्जिट फ्रॉम द ट्यूब। ये इस तरह से कोई आपके पास ट्यूब थी इस शेप में, ठीक है ना, यहाँ से आपने उसको आगे से दबा दिया था तो यहाँ से जितना लिक्विड एंटर हुआ है यहाँ से उतना ही लिक्विड एग्जिट करेगा विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिट पर यूनिट टाइम। बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कोई एक लिक्विड है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है ना, और इसने t टाइम में, वो t टाइम बाद यहाँ आ गया, t टाइम बाद यहाँ आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कर ली उसने डेल्टा x, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर वो लिक्विड पहुँचा और फिर यहाँ से वो यहाँ आ गया, इसने भी डेल्टा x2, इसको x1 ले लेते हैं, डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट कर ली कितने टाइम में, सेम टाइम डेल्टा t में। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होगा, ठीक है ना। या वॉल्यूम की बजाय आप ये ले लो मास, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड एंटर और मास ऑफ लिक्विड एग्जिट पर यूनिट टाइम, ये दोनों सेम ले लो तो उसमें वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मास क्या होता है बेटा, होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी तो लिक्विड की है रो, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू हाइट। अब हाइट यानी कि ये कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, और एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जितना ट्यूब का है। तो यहाँ इस वाली को पोर्शन का एरिया A1 है, इस वाले का A2 है, क्योंकि दबाने के बाद ट्यूब को आप कर क्या रहे हो, उसका एरिया ही तो चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेंसिटी और वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू हाइट। हाइट क्या होगी, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो आप, डिस्टेंस लिख सकते हो कि v1 इंटू डेल्टा टी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी और टाइम कितना था इसका, t1 था, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, वही लिखा मैंने यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर यूनिट टाइम लिख दिया, तो फिर आप ये पर यूनिट टाइम मत लो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट टाइम मत लो फिर, क्योंकि यूनिट टाइम का तो कैलकुलेशन से ये टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना। या तो आप ये लिख लो मास ऑफ लिक्विड एंटर इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एग्जिट, पर यूनिट टाइम का चक्कर छोड़ दो, ठीक है ना। उससे टोटल आ जाए आपके पास, मतलब टोटल वैल्यू आ जाएगी, गलत नहीं होगा, उससे भी ठीक ही आएगा आंसर, ठीक है ना, वो भी बता दूंगा। अब यहाँ पर मास ऑफ लिक्विड एग्जिट, तो यहाँ पर भी मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो लिक्विड तो सेम है, लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज होने से रही। अब वॉल्यूम के लिए क्या लोगों, एरिया, यहाँ पर एरिया कितना हो गया है, A2, इसका एरिया कितना है, A2 है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x2। तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो गई और टाइम कितना लिया इसने, यहाँ पर भी t1। अगर पर यूनिट टाइम लेते तो ये t1 और t1 क्या हो जाता है यहाँ पर आपका,
कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। अब ये देखो रो से रो कैंसिल हो गया तो क्या बन गया आपके पास A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर हाँ पर यूनिट टाइम नहीं लेते तो ये T1 आपस में कैंसिल हो जाता है इधर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। आप करते हो ना उसको दबाते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, बस उतनी ही बात है, ठीक है।